नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। पेश हुई शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट। विपक्ष के हंगामे के चलते आतिशी समेत आपके कई विधायक हुए सस्पेंड। बात होगी दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन के सत्र की। तो वहीं एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन किस तरह नॉर्थ ईस्ट की भूमि से नए भविष्य की शुरुआत कर रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही होगी बात दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग की लंबित रिपोर्ट की पेश। शराब नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का जिक्र। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सहित आपके कई विधायकों को हंगामे के चलते दिन भर के लिए किया गया निष्कासित। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में असम के योगदान को बताया अहम। भारत के हर आर्थिक सेक्टर में रिफॉर्म पर दिया जोर। एडवांटेज असम 2.0 समिट में कहा, पूर्वी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा असम। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों को समन जारी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की मिल चुकी है स्वीकृति। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। कल महाशिवरात्रि के लिए प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां। और दिल्ली से जयपुर का सफर सिर्फ 30 मिनट में होगा पूरा। देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार। 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिल्ली में शराब की आपूर्ति और विनियमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की। कैग की 14 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट को आज विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 की आबकारी नीति के कारण दिल्ली सरकार को कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसकी वजह कमजोर नीति ढांचे से लेकर क्रियान्वयन में कमी तक है। जारी रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में उल्लंघनों को भी चिन्हित किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि अब समाप्त हो चुकी नीति के गठन के लिए बदलाव सुझाने के लिए गठित एक विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया था। कथित शराब घोटाले पर रिपोर्ट ने 941.53 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का दावा किया, जिसमें कहा गया है कि गैर अनुरूप नगर पालिका वार्डों में शराब की दुकानें खोलने के लिए समय पर अनुमति नहीं ली गई थी। गैर अनुरूप क्षेत्र और वे क्षेत्र हैं जो शराब की दुकानें खोलने के लिए भूमि उपयोग मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि आबकारी विभाग को इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में लगभग 890 करोड़ से ज्यादा का रुपए का नुकसान हुआ है। ये विभाग द्वारा फिर से निविदा जारी करने में विफलता के कारण हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड महामारी के कारण हुई बंदी से लाइसेंसधारियों को अनियमित अनुदान छूट के कारण 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के अनुसार नई दुकानें खोलने के लिए टेंडर दस्तावेज में कहा गया था कि कोई भी शराब की दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई दुकान गैर अनुरूप क्षेत्र में है तो उसे सरकार की पूर्व स्वीकृति से ही खोला जाना चाहिए। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट को सदन पटल पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं इस बात से बहुत पीड़ित हूं कि सीएजी रिपोर्ट को दबा दिया गया और पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत न करके संवैधानिक प्रावधानों का जानबूझकर उल्लंघन किया। ये जो सीएजी की रिपोर्ट आज
प्रस्तुत की जा रही है। वास्तविकता में एक भ्रांति फैलाई गई, जिसको मैं सदन के समक्ष स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है इस पूरे मामले में, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीएजी की रिपोर्ट को किस तरह से दबाया गया। और इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अभिभाषण दिया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि दिल्ली में बनी नई सरकार का फोकस भ्रष्टाचार मुक्त शासन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ दिल्ली, यमुना का कायाकल्प, स्वच्छ पेयजल है। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। उन्होंने कहा कि सरकार नीति मार्गदर्शन के लिए दस्तावेज के रूप में विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को अपनाएगी और लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आमजन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगातार टकराव और दोष मढ़ने की प्रवृत्ति ने दिल्ली को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र और अन्य राज्यों के साथ समन्वय में काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान नारेबाजी करने के आरोप में विपक्ष की नेता आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को दिन भर के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। आपके जिन नेताओं को सदन की कार्रवाई से निलंबित किया गया है उनमें आतिशी, गोपाल राय, वीर सिंह धिंगान, मुकेश अहलावत, चौधरी जुबैर अहमद, अनिल झा, विशेष रवि और जनरल सिंह शामिल हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से BR अम्बेडकर का चित्र हटाकर उनका अपमान किया है। निलंबित आप विधायकों ने बाद में अम्बेडकर के चित्र के साथ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बाबा साहेब का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। और दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन का सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और इस सत्र के अभी तक की कार्रवाई पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। शैलेंद्र मिश्र, शैलेंद्र, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैग की जो रिपोर्ट आज पेश की गई है, नई शराब नीति को लेकर बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, लेकिन कैग की रिपोर्ट कौन से नए खुलासे कर रहा है अब? देखिए, कैग की रिपोर्ट सिलसिलेवार तरीके से बताती है कि जो नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के दौरान आई थी उससे किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया, किस तरह से तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया और कुल मिलाकर जो घाटा था वो उस वक्त 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। लाइसेंस फी माफ की गई, उसकी वजह से घाटा हुआ और साथ ही साथ किसी एक ब्रांड या एक कंपनी को एकाधिकार की इजाजत दी गई, चूंकि 70% से ज्यादा मार्केट कुछ चुनिंदा 3 कंपनियों के दिए गए और मार्जिन बढ़ाने की बात जो होलसेल विक्रेता को है, थोक कंपनियों को है, वो तो हम शुरू से सुन ही रहे हैं। ये आरोप था कि 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इस तरह के सिलसिलेवार तरीके से कई तथ्य सामने रखे गए। चूंकि जब बीजेपी आरोप लगाती थी उस वक्त की तत्कालीन केजरीवाल सरकार पर, हम जानते हैं कि शराब घोटाले में केजरीवाल के तत्कालीन सरकार के तमाम मंत्री जेल में गए, मनीष सिसोदिया खुद अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अब कैग रिपोर्ट आई है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, ये कैग रिपोर्ट इसीलिए जानबूझकर संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने सदन के पटल पर नहीं रखी थी, जबकि हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां आई थी। तो अब जब कैग रिपोर्ट का जो पहला प्रतिवेदन है वो रखा गया है,
शराब नीति को लेकर ऐसे 14 अलग अलग रिपोर्ट आनी है अलग अलग विभागों को लेकर। तो आज पहली रिपोर्ट शराब नीति और आपूर्ति को लेकर रखी गई है, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से उन तथ्यों को सामने रखा गया है जो आरोप बीजेपी लगाती रही है। जी, 3 दिन का सत्र है शैलेंद्र। ये कहा जा रहा था कि 14 रिपोर्टों को पेश किया जाएगा, लेकिन मात्र 1 रिपोर्ट आज पेश की गई है। इस पर क्या कहना है दिल्ली सरकार का? देखिए, हमने बात की तमाम जो विधायक हैं और मंत्री हैं आज सुबह ही, तो उन्होंने कहा था कि दरअसल ये विधानसभा अध्यक्ष ने तय किया है और एक एक करके जैसे रिपोर्ट होगी वो सामने रखी जाएगी। तो हो सकता है कि 27 तारीख को भी कुछ और रिपोर्ट कैग की सदन के पटल पर रखी जाए, अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई। देखिए, आज सुबह ही हमने देखा जो हंगामा हो रहा था राष्ट्रपति के भाषण पर, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को, कुल 15 विधायकों को निष्कासित करना पड़ा दिन भर के लिए। इसमें आतिशी नेता विपक्ष भी शामिल है। उनका एक आरोप था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की जो तस्वीर है वो सीएम के कमरे से हटाई गई है। बहुत स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेताओं ने और सत्ता पक्ष ने और सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के कमरे से किसी की तस्वीर हटाई नहीं गई है, सिर्फ नियमों का पालन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के तस्वीर भी लगाई गई है। जबकि केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और आतिशी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर अपने मुख्यमंत्री कक्ष में नहीं लगाया था। असल डर है, जो सीएजी रिपोर्ट आई है उसका एक डर है, वो खींच है, जिसलिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और इतनी चिंता होती तो कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते, प्रश्नकाल क्यों हटा दिया था अपने समय में विधानसभा से, प्राइवेट मेंबर बिल जो आता है वो भी एक तरह से देखे वो दिन हटा दिया था। तो केजरीवाल की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने संविधान के कई नियमों का पालन नहीं किया था विधानसभा के संचालन में, और अब वो खींच मिटाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जबकि तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी और भगत सिंह की भी। आज तो अरविंदर सिंह लवली ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कह भी दिया कि क्या भगत सिंह ने कहा था कि शराब घोटाला कीजिए और जेल जाइए। और हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति, आप देख रहे हैं कि उपराज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है उसमें ज्यादा चर्चा कैग रिपोर्ट पर ही हो रही है, और विशेष दिन इस रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की जा रही है। अरविंदर सिंह लवली ने भी कहा कि सामान्य तौर पर कैग रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं होती है, पीएससी देखती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन ये सामान्य मामला नहीं है। इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई तो विशेष दिन इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। वैसे भी हम धन्यवाद प्रस्ताव में तमाम जो सदस्य बोल रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि इसी कैग रिपोर्ट के इर्द गिर्द ही आम आदमी पार्टी की जो पूर्व की सरकार है अरविंद केजरीवाल की, उस पर निशाना साध रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। शराब नीति से जुड़ी कैग रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई है और तमाम तथ्य जो इस पूरी नीति से जुड़े हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने नए नियमों को ताक पर रखकर और पिछले नियमों को ताक पर रखकर जो नई दुकानें रिहायशी इलाकों में खोली उससे जुड़े, और किस तरह का राजस्व का घाटा हुआ, इन तमाम विषयों पे विस्तार से इस कैग रिपोर्ट में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए मिड डे प्राइम। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश।
पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत MSME क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। पीएम ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की विकास यात्रा में इस क्षेत्र को आगे बढ़ता हुआ देखेगी। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया की तरक्की डिजिटल क्रांति, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी विकास पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में भारत की ताकत भी मजबूत होगी। 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। मुझे गर्व है कि असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। और इस खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथी अजय मिश्र गुवाहाटी से। अजय, सबसे पहले तो एडवांटेज असम 2.0 किस तरह से भारत में 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति की तरफ जिस तरह से दुनिया बढ़ रही है, उसमें भारत अपनी ग्रोथ को कैसे बता रहा है, क्योंकि 60 से ज्यादा देशों के एम्बेसडर्स यहाँ मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट टाटा ने कमिटमेंट किया और उसके बाद जब देश का पहला सेमीकंडक्टर टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पर लगाई गई, तब इससे लोगों के मन में विश्वास हो गया था कि गुजरात के बाद असम
दूसरा बड़ा राज्य बनने जा रहा है जो कि सेमीकंडक्टर और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने आज फिर से उसी बात को जिक्र किया कि जिस तरह से 2014 में केवल 2 मोबाइल कंपनियां होती थी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती थी, आज 120 से ज़्यादा हैं। जो सफलता की कहानी हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग खासतौर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स में की है, वही हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में करने जा रहे हैं। तो आज टाटा ग्रुप ने स्पष्ट कर दिया कि वो 27,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें से वो लगातार 3 मिलियन चिप्स का माफ कीजिएगा 48 मिलियन चिप्स का रोजाना वो प्रोडक्शन करेंगे। और आगे जाते हुए अजय आपको रोकेंगे, अजय से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही हैं। प्रधानाचार्य, चिकित्सकों, शिक्षकों और कर्मचारियों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मैं आपकी इस पूर्णभूमि को मैं सादर नमन करता हूँ। भारतीय आध्यात्मों का केंद्र भी ये भूमि माता सीता, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की पावन स्थल है। महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की प्रेरणा में से यही भूमि देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि, बिहार की अमूल्य धरोहर में पटना का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 100 वर्ष पुराने इस अस्पताल में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। पुरातनता को संजोए और आधुनिकता को और निरंतर बढ़ते हुए इस अस्पताल का गौरवमय इतिहास रहा है। 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं इस संस्था से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान चिकित्सकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस संस्था का गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और शिक्षा प्रदान करने का समृद्ध इतिहास रहा है। इसकी गिनती एशिया के सबसे अच्छा अस्पतालों में होती थी। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, सेवा और समर्पण केवल देश विदेश में अपना और पीएमसीएच का नाम रोशन किया। इसका प्रमाण इस संस्थान से शिक्षण विद्यार्थियों को मिले, सम्मान मिले, इसी से प्रमाणित होता है। उन्हें पूर्व विद्यार्थियों ने न केवल पद्म पुरस्कार बल्कि डॉक्टर पी.सी. राय पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। इनमें से आंखों से डॉक्टर दुर्गावती की ख्याति पूरे भारत में। मुझे बताया गया कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी आंखों के इलाज के लिए प्रयोग पटना ले आते हैं। अपने बचपन में कालाजार से लगातार जूझते हुए डॉक्टर सी.पी. ठाकुर इसी संस्था से निकले। उन्होंने कालाजार को खत्म करने का संकल्प उठाया। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। देवियों और स्वजनों, एक समय था जो बिहार के चिकित्सकों का देश विदेश में नाम था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए यहाँ आते। बीच के कुछ कालखंड में यहाँ से अच्छे शिक्षकों का देश विदेश में जाना था। इस कारण लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर जाने के मजबूर बना पड़ा। चिकित्सा के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाने से कई समस्याएं पैदा होती हैं। जहाँ इलाज मिलने से देरी होती है, वहीं परदेश में रहने और खाने की भी समस्या उत्पन्न होती है। रोगियों के परिजनों के रोजगार पर भी असर पड़ता है। बड़े शहरों की चिकित्सा संस्थानों पर भी दबाव पड़ता है। अच्छे चिकित्सा संस्थानों का देश भर में विकेंद्रीकरण इस सभी समस्याओं का दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और
इंदौर जैसे शहर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के केंद्रों के रूप में विकसित भी हुई है। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में पीएमसीएच और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं, अनेक उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए बिहार सरकार ने 5,400 से ज़्यादा राशि इसके लिए प्रबंध किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका बेड की संख्या की दृष्टि से विश्व के विशालतम अस्पतालों में से ये एक होगा। देवियों और स्वजनों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बॉन टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट में उस क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहायता भी ली जा सकती है। पीएमसीएच के एलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। देवी और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। मेरा मानना है कि इस बीमारी से लड़ने में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, इसके उपचार की सुविधाओं का विकेंद्रीकरण करना और शोध को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष अप्रैल में भारत की पहली स्वदेश में विकसित कार टी सेल थेरापी का शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये थेरापी आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो एक्ट के बीच सहयोग से विकसित की गई है। पीएमसीएच जैसे बड़े संस्थानों से मेरा आग्रह है कि आप अन्य संस्थाओं के सहयोग से न केवल कैंसर बल्कि अन्य रोगों के इलाज के लिए नई रिसर्च करें। देवियों और स्वजनों, हमारे डॉक्टर, शोधकर्ता, चिकित्सक और शिक्षक होने के साथ साथ एक परामर्शदाता भी होते हैं। इन सभी भूमिकाओं में वे लोगों और समाज की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। आप सब जानते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में कई बार मरीज के परिजन तुरंत आवश्यकता अनुसार रक्तदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ब्लड डोनर नहीं मिलने के कारण वे अधिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसे समस्याओं के समाधान में नियमित रूप से स्वच्छता की रक्तदान महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि पीएमसीएच के शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन
कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि पीएमसीएच गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की और भी अधिक आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सक अहम भूमिका निभा सकते हैं। देवी और स्वजनों, बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। पीएमसीएच का आदर्श वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया, और कॉलेज की वाक्य है सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ सेवा धर्मों का पालन करते रहेंगे और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बिहार की राजधानी पटना में पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस मौके पर उन्होंने संस्थान को 100 साल के इस सफर पर बधाई दी तो तमाम उन भावी चुनौतियों की भी बात की। उन्होंने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज एलुमनाई नेटवर्क देश और दुनिया में शोध और करके तमाम रोगियों की समस्याओं को दूर कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी का जिक्र करते हुए कहा कि उसके प्रति जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और अंगदान के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज महाकुंभ का समापन महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व से होगा। ऐसे में भक्ति, आस्था और श्रद्धा के इस महासंगम को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए मेला पुलिस प्रबंधन ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व में भीड़ प्रबंधन को लेकर आज से मेला क्षेत्र और प्रयागराज में नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया है। मेला पुलिस के अनुसार मेला क्षेत्र को आज 4 बजे के बाद से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जबकि प्रयागराज कमिश्नरेट आज शाम 6 बजे से नो व्हीकल जोन बन जाएगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट होगी। मेला प्रशासन ने संगम स्नान की भी खास व्यवस्था की है। दक्षिणी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार के एरावत घाट पर स्नान कर सकेंगे, जबकि उत्तरी झूसी से आने वाले श्रद्धालु संगम हरीश घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट पर स्नान करेंगे। उधर परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संगम द्वार के भारद्वाज घाट, नागवासुकी घाट, मोरी घाट, काली घाट, राम घाट, हनुमान घाट पर स्नान की सुविधा है। वहीं अरैल से आने वाले श्रद्धालु संगम द्वार के अरैल घाट पर स्नान करेंगे। साथ ही मेला प्राधिकरण ने कहा है कि पांटून पुलों का संचालन भीड़ के दबाव के अनुसार किया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सभी श्रद्धालु नजदीकी घाट पर स्नान कर यातायात और भीड़ प्रबंधन में सहयोग करें। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। प्रयागराज जंक्शन पर रेल यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पे यात्रियों के प्रवेश और बाहर निकलने के लिए अलग अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। साथ ही प्रयागराज जंक्शन पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। प्रयागराज जंक्शन के अलावा शहर के दूसरे रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुरक्षा और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। स्टेशन की सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी के अलावा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की भी तैनाती की गई है। उधर भारतीय रेलवे की ओर से देश के अलग अलग हिस्सों से सैकड़ों महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी किया जा रहा है। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी कि हैंड प्रिंट लेने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा मेला प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। वहीं महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनने वाला है। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। बता दें कि सोमवार को 15,000 सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड का दावा पेश किया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से होनी बाकी है। और महाकुंभ के अंत एक तरह से कल के स्नान के साथ यहाँ की यानी कि महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ महाकुंभ का अंत होगा। तो इसी को लेकर तमाम व्यवस्था प्रशासन ने की है, चाहे वो रेलवे यात्रियों के लिए की गई हो, रेलवे स्टेशन पे कई बड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो शहर के ट्रैफिक को एक तरह से उसके सही प्रबंधन के लिए भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 बजे और 3 बजे के बाद से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि शहर में और खासकर संगम के आसपास कोई भी वाहन जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इस तरह के कई बड़े प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ संगम और प्रयाग की तरफ बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 बड़े विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ की धरती से बन रहे हैं, जिसमें कल 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो वहीं आज 2 और बड़े रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं, जिसमें 550 से ज्यादा शटल बसेस की आवाजाही को लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो वहीं एक बड़ी संख्या में हैंड प्रिंट को लेके एक बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड आज बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ 45 दिन के महाकुंभ का ये अंतिम पड़ाव है। कल अंतिम स्नान है, पवित्र स्नान महाशिवरात्रि का, और इसी के साथ महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो उम्मीद की जा रही है कि 26 तारीख के बाद से कुछ कम होगा। हालांकि ये माना जा रहा है कि 26 के महाशिवरात्रि के स्नान के बाद भी लोगों का आना जारी रहेगा। प्रयाग की धरती पर महाकुंभ का आकर्षण देश विदेश के लिए बेहद खास रहा है। ये देखा गया है कि किस तरह से आम और खास जो बड़े परिवर्तन किए गए हैं, उसमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी, लेकिन इसके इतर कुछ बड़े एक तरह से प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। महाकुंभ के समापन की तैयारियों में मेला पुलिस प्रबंधन ने कुछ जो बड़े इंतजाम किए हैं उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं मेला पुलिस प्रबंधन ने कल के विशेष स्नान को देखते हुए। झूसी और परेड क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाट निर्धारित किए हैं। अश्वनी मिश्र हमारे साथ प्रयाग से जुड़ गए हैं। अश्वनी, कई बड़े एक तरह से बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव किए गए हैं वो बताता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है, और कल को लेकर जो इंतजाम किए गए वो तो हमने देखे, लेकिन आपसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2 जो बड़े आज विश्व रिकॉर्ड बनने हैं उसके बारे में आप अगर कोई जानकारी दें। अश्विनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ऋतु जी, आवाज मिल रही है जी। अश्विनी, यही जानना चाहते हैं आपसे कि कल अंतिम स्नान है, तैयारियां प्रबंधन तमाम की गई हैं और 2 बड़े विश्व रिकॉर्ड बनने हैं आज महाकुंभ से। जी, निश्चित तौर से। और ऋतु, हम यहाँ के दृश्य भी दिखाएंगे। हम संगम नोज पर हैं, अपने साथी रमाकांत से हम कहेंगे कि पूरा दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से अब 13 जनवरी से जो श्रद्धालुओं का आने का तांता शुरू हुआ था वो लगातार अनवरत, शाश्वत जिसको कहते हैं, जो सनातन का रूप भी है, वो लगातार जारी है। और यहाँ पर पवित्र त्रिवेणी में स्नान लगातार जारी है। 68 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं। कल 6ठा पुण्य स्नान है, महाकुंभ का अंतिम स्नान है, और निश्चित तौर से ये संख्या आप मान के चले कि 2 करोड़ से ऊपर होगी। अभी तक किसी भी दिन ऐसा नहीं है 1.25 करोड़ से कम श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी तट पर स्नान किया हो, उससे ज़्यादा ही ये संख्या रही है। 64 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्नान करना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कई देशों की आबादी से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। इंतजामात की बात आपने की, प्रबंधन की बात की, तो भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। मेला क्षेत्र आज शाम 4 बजे के बाद नो व्हीकल जोन हो जाएगा। प्रयागराज शहर जो है वो शाम 6 बजे के बाद, मेला क्षेत्र 4 बजे के बाद और शहर 6 बजे के बाद नो व्हीकल जोन हो जाएगा। लोगों को निर्धारित मार्गों से आने के लिए
उनसे निवेदन भी किया जाता है, ऐसा अनुमोदन भी किया जाता है। और उसके बाद जो यातायात के प्रबंधन है, चाहे वो शहर के 15 किलोमीटर के आसपास बनाई गई जो बड़े एरिया के पार्किंग है, अस्थायी बस स्टेशन है, वहाँ से शटल बसों का परिवहन सुचारू रूप से चल सके, लोगों के आने जाने के लिए अन्य सुविधाओं का शटल बसों के अलावा ऑटो और तिपहिया वाहनों का भी इंतजाम हो सके। थोड़ी ढील दी गई है यातायात परिवहन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेला क्षेत्र में लोग अपने वाहन से आ सकेंगे। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि निजी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ी करके शटल बसों का उपयोग करते हुए या फिर वहाँ से पैदल चलते हुए त्रिवेणी स्नान करने के लिए पहुँचे। और ये पूरा का पूरा विस्तृत क्षेत्र जो है ऋतु 12 किलोमीटर से ज़्यादा का है और ये माना जाता है ये पुण्य क्षेत्र, ये पुण्य भूमि, त्रिवेणी का क्षेत्र, समूचा क्षेत्र ही संगम है। तो श्रद्धालुओं से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जहाँ भी, चाहे वो गंगा जी मिले, चाहे यमुना जी मिले, जो भी निर्धारित घाट हैं, जो व्यवस्थित सुव्यवस्थित सुरक्षित घाट है, वहाँ पर स्नान करें और पुण्य के भागीदार बने। इससे पहले जैसा कि आप कह रही थी कि कहीं ना कहीं विश्व कीर्तिमान बनने हैं। विश्व कीर्तिमान कल 15,000 से ज़्यादा स्वच्छाग्रहियों ने, स्वच्छता प्रहरियों ने, स्वच्छता मित्रों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 4 क्षेत्र में, संगम के 4 जोन में 15,000 से ज़्यादा, कुल संख्या 18,000 से ज़्यादा थी। रिकॉर्ड बनाने की कोशिश 15,000 के लोगों की है। उसका कैलकुलेशन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा चुका है। आधिकारिक घोषणा 27 फरवरी को होगी। आज हैंड प्रिंट लेने का, 10,000 से ज़्यादा हाथों के प्रिंट लेने का, विश्व रिकॉर्ड बनाने का, कीर्तिमान बनाने का कार्यक्रम है। 550 से ज़्यादा शटल बसों के चलने का कार्यक्रम है। पिछली बार 7,500 के आसपास हैंड प्रिंट लिए गए थे, विश्व कीर्तिमान था। पिछली बार 10,180 के आसपास स्वच्छाग्रहियों ने सफाई किया था, वो विश्व कीर्तिमान था। तो अपने ही विश्व कीर्तिमान को तोड़ने का प्रयास प्रयागराज मेला प्राधिकरण और यहाँ का प्रबंधन कर रहा है। और सही मायने में ये कहें कि नए प्रतिमान गढ़ना, नए कीर्तिमान बनाना, अपने ही कीर्तिमान को तोड़ना, यही पहचान है प्रयागराज की। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में वक्फ बोर्ड के द्वारा हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अलीगढ़ जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां होने का दावा वक्फ बोर्ड करता आया है, लेकिन जब अलीगढ़ प्रशासन ने इन संपत्तियों की जांच की तो सामने आए आंकड़ों से प्रशासन भी चौंक गया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए अलीगढ़ में मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अलीगढ़ में वक्फ संपत्तियों की जांच में हिंदू बाहुल इलाकों की जमीनें कब्रिस्तान और ईदगाह के रूप में दर्ज मिली हैं। मंदिरों की नगरी माने जाने वाले अलीगढ़ के अचल ताल इलाके को भी कब्रिस्तान में दर्ज पाया गया है। अलीगढ़ की वक्फ आयुक्त निधि गोस्वामी के मुताबिक जिले में 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 1216 सरकारी श्रेणी में दर्ज हैं। इन संपत्तियों में कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, बंजर और ऊसर श्रेणी की भूमि शामिल है। अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है। वक्फ संपत्तियों की जांच अलीगढ़ प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में कुल 1768 वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें से करीब 1216 संपत्ति ऐसी पाई गई हैं जो खतौनी की श्रेणी के अनुसार सरकारी ज़मीन की भूमि में दर्ज है। हमने जो जांच कराई थी वो तहसीलों से खतौनी के माध्यम से कराई थी, क्योंकि खतौनी में हर प्रॉपर्टी की कैटेगरी डिवाइड होती है, तो वो कैटेगरी वाइज जांच की गई है प्रेजेंट में उसकी सिचुएशन क्या है। तो बस ये 1216 जो संपत्तियाँ हैं वो जो सरकारी भूमि की श्रेणी होती है उसमें निकली हैं। जिले में अवैध वक्फ की संपत्तियों को लेकर प्रशासन सख्त है। अलीगढ़ की वक्फ आयुक्त के मुताबिक पिछले काफी समय से वक्फ संपत्तियों और हिंदुओं की संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की विस्तृत जांच कराई है। शासन के आदेश के बाद आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जो काम हुआ है वो सिर्फ सर्वे का हुआ है, आगे शासन का जो भी दिशा निर्देश होगा उसी हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। बट अभी तक ऐसा कब्जा हटाने का या कोई भी आदेश हमारे पास नहीं है। अगर शासन कहेगा तुरंत करनी है तो तुरंत ही की जाएगी वो। अलीगढ़ प्रशासन द्वारा वक्फ संपत्तियों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद अवैध रूप से इन संपत्तियों पर कब्जा करने वाले लोगों में खलबली मची हुई है। अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। मानसिकता पहले से ही खराब रही है, कोई बक जगह नहीं है। चाहे रेलवे स्टेशन के सामने बच्ची बहादुर दरगाह हो, उसको भी बना लिया, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड कर दिया। ये सब फर्जी है, वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। जो शत्रुओं की जमीन थी उसको इन्होंने वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया। ये टोटल 100% फर्जी है। उसके लिए महाराज जी जांच करा रहे हैं, और जिन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है
उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने तो अचल सरोवर को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, हमारे शमशान को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया। इनकी मानसिकता खराब है, धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ये बताइए, देश आजाद होने के बाद की जमीन को निश्चित किया जाएगा, जो शत्रु वहां चले गए वो उनकी जमीन है, इनकी वक्फ बोर्ड की जमीन कहां से आई? केवल इन्होंने क्या करा, एक वक्फ बोर्ड बनाया, उसको खाली जमीन को अपना करके वक्फ बोर्ड की जमीन दिखा दिया गया। ऐसे डॉक्यूमेंट है और ये कुछ षड्यंत्रकारी हैं, उनके कारनामे, उनको कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। ये कांग्रेस के समय में इस प्रकार का दुष्चरित्र किया गया। हम जानते हैं कि एक एक जमीनें जो सनातन की हैं, उन पर कांग्रेस ने जो कब्जा करवाया, समाजवादी पार्टी ने कब्जा करवाया, ये वहां पर उन्होंने किया नहीं, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा कब्जा कराया गया। और ऐसी जो वक्फ में दर्ज कर दी गई जमीनें हैं या जहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, जहां कोई मुसलमान रहता नहीं है, उन जमीनों को, वो सरकारी जमीनें हैं, सरकारी जमीनें खाली होंगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार वह उन जमीनों को चिन्हित कर रही है, जो सरकारी जमीन है जिन पर अवैध कब्जे हुए हैं, वो सब अवैध कब्जा से मुक्त होंगे। बहरहाल वक्फ बोर्ड पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देती है और अलीगढ़ में भी इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। अलीगढ़ से डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश का संबल कुछ महीनों से विवादों का हिस्सा बन चुका है। यहाँ एक बार फिर से पलायन का मुद्दा गरमाया है। संबल में हिंदू परिवारों ने घर बिकाऊ के पोस्टर लगाए। संबल में चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने से खफा 15 हिंदू परिवारों ने बड़ा कदम उठाया है। इन परिवार के लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि चामुंडा मंदिर की भूमि पर दबंगों ने लंबे समय से कब्जा कर लिया है। जीर्णोद्धार के नाम पर हिंदू धर्म स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। यही नहीं, प्राचीन कुएं का नाम भी बदल दिया गया। साथ ही चामुंडा मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसलिए मजबूर होकर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर नागरिकों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। हम बहुत परेशान हो गए। चामुंडा की जगह पर विवाद चल रहा है काफी दिनों से और उस पर हमें कुछ नहीं मिला। परेशान ज्यादा ही कर दिया था और क्या करेंगे नहीं आ रहे, जब हमारी चामुंडा की जगह नहीं दे रहे तो हमें। ये कितने समय से विवाद चल रहा होगा चामुंडा? कई साल हो गए, 20 साल हो गए, 20 साल से ज्यादा हो गए। और यहाँ पे कूड़ा कचरा बचरा ढोर पोर सब बांधते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मंदिर स्थल से अतिक्रमण पूरी तरह से हटा दिया गया है। संबल के डीएम ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही वहां पर किसी भी प्रकार के कब्जे से इनकार किया है। वहाँ पे एक चामुंडा माता के मंदिर की भूमि है जो 650 स्क्वायर मीटर है, जिस पर अतिक्रमण हमने पूर्ण रूप से हटा दिया। मात्र 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक मकान बना हुआ है। उस मकान के ऊपर 67 की कार्रवाई चल रही है। वो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसका कब्जा हटाया जाएगा। और इस तरह की जो स्थिति है वो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास है। वहाँ किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, न ही कोई किसी को निर्माण करने से रोक रहा है। और नगरपालिका के द्वारा अब हम तारबंदी भी उसकी करवा रहे हैं और कोई समस्या नहीं है और लोगों को समझाया जाएगा और जो व्यक्ति ऐसा समस्या उत्पन्न कर रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी हेमा यादव समेत बाकी आरोपियों को समन जारी किया है। जज ने राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया। अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने आरोपियों को 11 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 बेटियां, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता शशि थरूर के एक दावे से न सिर्फ केरल की राजनीति में तूफान मचा है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान भी सतह पर आ गई है। दरअसल एक इंटरव्यू में थरूर ने केरल का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। थरूर ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अगर अगला विधानसभा चुनाव जीतना चाहता है तो उन्हें सीएम चेहरे के रूप में पेश किया जाए। थरूर का ये रूप देखकर केरल में अन्य कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। थरूर ने न केवल सीएम चेहरा बनने का इरादा जताया है, बल्कि चेतावनी भी दी है
कि अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरा विकल्प तलाशेंगे। तो कांग्रेस के लिए एक नए संकट का संकेत दे दिया है कांग्रेस नेता शशि थरूर ने। आइए बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों की, और जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी गौरव जी। गौरव, क्या खबरें हैं खेल जगत से? शुक्रिया रितु। और जिस तरह से हम सब जान रहे हैं कि इस समय क्रिकेट का मौसम जो है वो छाया हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रतियोगिता चल रही है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी थी, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह पहली बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों की बल्लेबाजी काफी मजबूत है, इससे यह मुकाबला रोमांचक रहने की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं कल खेले गए मुकाबले की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश से मिले 237 रन के लक्ष्य को 46.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 112 रन की पारी खेली, जबकि टॉम लैथम ने 55 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 236 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 77 रन नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए। और अब बात कर लेते हैं विमेंस प्रीमियर लीग की, जहां पर विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। गुजरात की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर रही है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4थे स्थान पर है। विमेंस प्रीमियर लीग में ही सोमवार को खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सुपर ओवर में मात दी। निर्धारित 20 ओवर तक स्कोर बराबर रहने के बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में यूपी की टीम ने 8 रन बनाए, जबकि आरसीबी 4 रन ही बना सकी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए। आरसीबी के लिए एलिस पैरी ने 90 रन बनाए, वहीं डैनी व्याथहॉज ने 57 रन की पारी खेली, जिसके जवाब में यूपी की टीम ने भी 20 ओवर में 180 रन बनाए। यूपी के लिए सोफी एक्लेस्टन ने 19 गेंद में 33 रन की पारी खेली। और क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं हॉकी की, जहां महिलाओं की FIH प्रो लीग में नीदरलैंड्स ने भारत को 4-2 से हरा दिया। कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से उदिता ने 2 गोल दागे, वहीं नीदरलैंड्स की ओर से अल्बर्ट्स ने 3 गोल किए। और अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां बार्सिलोना के मैनेजर का कहना है कि उनकी टीम को ला लीगा में मिली हार को भुलाकर कोपा डेल रे में एटलेटिको के खिलाफ मैदान में अच्छे प्रदर्शन के लिए उतरना होगा। ला लीगा में एटलेटिको ने 18 साल बाद बार्सिलोना को उसके घर में मात दी थी। तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों के लिए गौरव। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने ओहायो के गवर्नर पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा की है। उन्होंने कल रात को सिंसिनाटी उपनगर के निकट अपना अभियान शुरू किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो के गवर्नर पद की दौड़ के लिए विवेक रामास्वामी के नाम का समर्थन किया है। बायोटेक उद्यमी ने आयकर और संपत्ति कर हटाने के अलावा उन्होंने एक नीति का भी प्रस्ताव रखा, जिसके तहत प्रत्येक नए विनियमन के लागू होने पर 10 विनियमनों को हटाना अनिवार्य होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा कि यूक्रेन में किसी भी शांति समझौते के साथ सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और बोझ केवल अमेरिका को ही नहीं उठाना चाहिए, इसके लिए यूरोपीय देशों को भी आगे आना होगा। मैक्रोन ने जवाब दिया कि यूरोप सुरक्षा भार को अधिक निष्पक्ष रूप से साझा करने की आवश्यकता को समझता है और कहा कि रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर हुई वार्ता ने आगे का रास्ता
दिखाया है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। न्यूज पंच देखिए कृतिका के साथ। नमस्कार।